तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में 2 भागों में बटी हुई है, 2 किताबें हैं। पहले किताब में 8 चैप्टर है, दूसरे में 6 चैप्टर है। पहले ही पाठ का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम आज चर्चा करते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। आपने बरसात के मौसम में देखा होगा बिजली चमक रही है। कई बार हम जब कंबल को ओढ़ते हैं सर्दी के मौसम में, कंबल से चटचट की आवाज़ आती है, हल्की सी चिंगारी नज़र आती है। कई बार आपने ये भी महसूस किया होगा कि पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं उसमें भी चटचट की आवाज़ आती है। ये जो चटचट की आवाज़ आ रही है, ये चिंगारी सी नज़र आ रही है, इसी को हम आवेश कहते हैं। कई बार आपने अनुभव किया होगा प्लास्टिक की कुर्सी पे आप बैठे हो और अचानक हमने कुर्सी से उठ के किसी लोहे को छुआ तो हमें करंट जैसा लगता है, इसी को आवेश कहते हैं। चलिए आवेश को समझने के लिए 1-2 एक्सपेरिमेंट और करते हैं जो घरों पे आप आसानी से कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक कंघा लीजिए, प्लास्टिक का कंघा जिससे आप बाल बांधते हैं, उसको लीजिए। उसके पास कुछ कागज़ के टुकड़े लाइए। देखिए यहाँ पे ये कंघा है, ये अपने पास कंघा है और ये क्या है, कागज़ के कर्टन हैं, टुकड़े हैं। इस कंघे को कागज़ के टुकड़े के पास लाइए। क्या देखोगे, कागज़ में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होगी। जब हम इस कंघी को इस कागज़ के पास लाते हैं, कागज़ में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है। अब क्या करना है, इस कंघी को अपने बालों पे रब कीजिए। रब करने का मतलब होता है रगड़ना, या तो रगड़िए या फिर बालों को क्या करें, आप अच्छी तरह बाल लीजिए। अब जब आपने बालों को कंघे को स्पर्श करा दिया, कंघा हमने बालों पे रब कर लिया, अब इस कंघे को कागज़ के पास लेके जाओ। अब जब आप इस कंघी को कागज़ के पास लाते हो, क्या देखते हो, कागज़ कंघी की तरफ जाने लग गए। ये जो कागज़ हैं कंघी की तरफ जाने लग गए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो कंघी क्या कर रहा है, कागज़ को अपनी ओर आकर्षित करने लग गया, यानी ये चिपकने लगे। ऐसा क्यों हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आवेश के कारण हुआ। ये सब क्यों हुआ, आवेश के कारण। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने गुब्बारा देखा होगा, फूला हुआ गुब्बारा। शादी पार्टियों में गुब्बारा देखा है, बर्थडे पार्टी में गुब्बारा देखा है, खूब गुब्बारे फोड़े। तो आप अब तक गुब्बारे को फोड़े हैं। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इस गुब्बारे से और आवेश को समझने का हम प्रयास करते हैं। एक गुब्बारा लीजिए, आप उसको फुला लीजिए। फुलाने के बाद उस गुब्बारे को लेके दीवार पे चिपकाने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप उस गुब्बारे को दीवार पे लेके जाते हैं, गुब्बारा दीवार पे नहीं चिपकता। करके देखना आप, गुब्बारा क्या होगा, दीवार पर नहीं चिपकेगा। अब हम इस गुब्बारे को लेके बालों से रगड़ते हैं, गुब्बारे को बालों से रगड़ते हैं सावधानीपूर्वक, गुब्बारा फूट ना जाए। जो गर्ल्स होती हैं उनके बालों में क्लिप्स वगैरह होती है, उससे गुब्बारा फूट सकता है। तो थोड़ी सावधानी से हमें इस एक्सपेरिमेंट को करना है कि गुब्बारा फूटना नहीं चाहिए। अब आपने गुब्बारे को क्या किया, बालों पे रगड़ लिया। जब हमने गुब्बारे को बालों पे रगड़ लिया, रगड़ने के बाद उस गुब्बारे को अब दीवार के पास लेके जाओ। अब आप दीवार के पास लेके जाओ, क्या देखते हो, गुब्बारा अब दीवार के चिपक गया है। गुब्बारा क्या हुआ, दीवार पे चिपक गया है। इसका मतलब दीवार ने गुब्बारे को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि गुब्बारे में कोई ना कोई गुण आ चुका है। ये जो गुण आ गया, चिपकने वाला, आकर्षित होने वाला, ये आवेश के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है, आवेश के कारण हुआ है। इसका मतलब ये है, देखो डिटेल में अगर जानना चाहें तो क्या हो रहा है कि जब आप कंघी को बालों से रगड़ते हैं, जब हम कंघी को बालों से रगड़ते हैं तो बाल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और इस कंघी को दे देता है। इस कंघी को क्या करता है, बाल इलेक्ट्रॉन दे देता है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देता है, ये कंघी आपकी ऋणावेशित हो जाती है और ये कंघी ऋणावेशित होने के कारण जो कागज के धनावेश हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ऐसा का ऐसा ही गुब्बारे में भी हुआ है। सेम ये की ये प्रक्रिया गुब्बारे में भी हुआ है। गुब्बारा भी क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। ये जो गुब्बारा है हमारा, वो क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। इस पे ऋण आयन बढ़ गए, यानी इलेक्ट्रॉन आ गए। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही आते हैं बच्चों, कभी भी प्रोटॉन नहीं आता। कारण यह है कि प्रोटॉन कभी भी टूटता नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो क्या है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जाता है, प्रोटॉन नहीं टूटता। कई कारण है प्रोटॉन नहीं टूटने के, आप पुरानी कक्षाओं में भी पढ़ रखे हैं और आगे के जो वीडियोस देखेंगे वहां पे भी ये कारण और स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी मध्य की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम होती है। जब इससे कम की दूरी होती है तो उसमें एक बल कार्य करता है, नाभिकीय बल, और ये नाभिकीय बल सबसे प्रबल होता है। इस कारण आपका प्रोटॉन टूट नहीं पाता, इलेक्ट्रॉन ही जाता है, इलेक्ट्रॉन ही आता है। तो इस बात का ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। आपने क्या देखा, बालों से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, कंघी में, बालों से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, गुब्बारे में। तो मैं एक परिभाषा बना सकता हूं
कि यदि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है तो इस क्रिया के कारण होने वाली जो घटना है वो आवेश कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? आवेश कहलाएगा, क्योंकि पहले कंघी आवेशित हो गई थी, कंघी आवेशित हो गई बालों से रगड़ने के कारण, और हमारा गुब्बारा भी क्या हो गया? आवेशित हो गया बालों से रगड़ने के कारण। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कांच की प्लेट भी ले सकते हो, कांच की प्लेट को रेशम के कपड़े से रगड़ सकते हो, कांच पे धन आवेश आएगा, कांच पे क्या होगा? धन आवेश आएगा। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर चुका होगा। तो चलिए हम परिभाषा की ओर बढ़ते हैं कि आवेश की परिभाषा क्या दी जा सकती है। एक दो चीज तो आपने नोट कर ली कि विश्व में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो आवेश के बिना अछूता है। दूसरे शब्दों में कहना चाहूं कि पदार्थ का वह गुण जिसके बिना उसकी कल्पना संभव नहीं है, उससे हम क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। उसे क्या कहोगे? आवेश। अभी मैंने एक एग्जाम्पल और दिया था बच्चों कि जब आप प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठे थे और उठ के जैसे आपने किसी लोहे के छड़ को या फिर किसी दीवार को या लोहे का कोई भी सामान था उसको छूते हो तो अचानक करंट जैसा महसूस होता है। क्या लगता है आपको? करंट जैसा। इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत आ गया। तो आवेश वह भी गुण भी है जिसके कारण क्या हो? विद्युत बल आ जाए या विद्युत आ जाए या हमें क्या हो? अनुभव हो। यह भी एक आवेश की परिभाषा है। तो परीक्षा में कई बार हमसे पूछा जाता है आवेश क्या होता है, समझाइए। तो इस तरह आप एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं, उसकी परिभाषा भी दे सकते हैं। हालांकि हम आवेश की परिभाषा एक और बना सकते हैं। क्या आपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ रखा है, जो छोटी क्लासें थी वहां पे आपने धारा के बारे में पढ़ा था। हमने वहां धारा के बारे में पढ़ा था। धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। पढ़ा था। आई धारा है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। धारा यानी आई, तो आई बराबर क्या हो गया? Q अपॉन टी। आगे यहाँ पे देखो आवेश जिसको आप पढ़ रहे हो वो चीज यहाँ पे आ गई। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, समय को T से और धारा को I से। मात्रक भी ध्यान होंगे आपको, अभी हम मात्रक में निकालेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ से परिभाषा बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखो I बराबर Q अपॉन टी है। इसको अगर मैं हल करके Q का मान निकालूंगा तो Q बराबर क्या आएगा? बताइए Q बराबर क्या आएगा? I गुणा T आएगा। Q क्या होगा? I गुणा T आ जाएगा। बस I गुणा T यानी धारा और समय का गुणनफल। ये मेरे पास परिभाषा बन गई। आवेश क्या होता है? धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। ऐसे आप परिभाषाएं बना सकते हैं। हमने 3 परिभाषाओं की बात की, उसको आप लिख सकते हैं। और एक मैंने और बताई है, 4 बता दी मैंने परिभाषा। पहली, स्थानांतरण किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होने वाली घटना आवेश कहलाती है। बच्चों आप ये कॉपी में जरूर लिख लेना। जब भी आप फिजिक्स पढ़ने बैठें तो कॉपी और पेन लेके अवश्य बैठें, जिससे आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकें। इससे आपका ज्ञान और ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। तो पहला तो यह है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होने वाली घटना आवेश कहलाती है। दूसरा मैंने बताया धारा एवं समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। धारा एवं समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। तीसरे की बात करें तो आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है। आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके बिना उस पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जिसके बिना उस पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, इसको पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि किसी द्रव्य पे आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। आवेश क्या करता है? द्रव्य में या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा या इसका क्या करेगा? अनुभव करेगा। ये आवेश की परिभाषा है। यहाँ पे 2 शब्द लिखे हुए, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। यदि आपका आवेश स्थिर अवस्था की है तो वहां पे विद्युत क्षेत्र होगा। जब आवेश अपना गतिशील अवस्था में, वहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। और यदि आवेश त्वरित है तो वहां पे चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उदाहरण देना चाहते हो तो ये अपना उदाहरण दिया जा सकता है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब रगड़ा जाता है, घर्षण कराया जाता है, तो कांच पे धनावेश होता है और रेशम के कपड़े पे ऋण आवेश होता है। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। इस परिभाषा को आसानी से लिख सकते हैं, उदाहरण के साथ लिख के आए। परीक्षा में पूछा जाता है विद्युत आवेश किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, समझाइए, उदाहरण दीजिए। तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। समझ गए यहाँ तक? क्लियर? जब आपने आवेश की परिभाषा देख ली, उदाहरण देख ली, आवेश कैसा होता है, तो हमें इसे मापना भी आना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? मापना भी आना चाहिए। तो देखते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? यूनिट ऑफ चार्ज। हमने वही सूत्र प्रयोग में लेना है, I बराबर Q अपॉन टी।
ये वाला विद्युत धारा वाला, I बराबर Q अपॉन T। अगर ये सूत्र याद है और इसके हमें मात्रक याद है तो यहाँ पे आवेश का भी मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। देखो I बराबर था Q अपॉन T, तो Q बराबर क्या होगा, Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी। बस यहां से आपका मात्रक आ जाएगा। I का मात्रक क्या होता है, I का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है आपको पता है, I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। और समय का मात्रक, समय का मात्रक क्या होता है, समय को किस में दिखाते हैं, सेकंड में। बस बन गया मेरा आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, ये बन गया अपने पास। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड। लेकिन इसको हम एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में क्या पढ़ते हैं, कूलाम पढ़ते हैं। एसआई पद्धति में हम इसे कूलाम पढ़ते हैं। कूलाम एक महान वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने इस पे खोज की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम से इनका नाम पड़ गया कूलाम। तो आवेश का एसआई पद्धति में अगर आपसे मात्रक पूछा जाए तो आप कहेंगे उसका मात्रक क्या है, कूलाम है। और एमकेएस पद्धति में पूछा जाए, आपको पद्धतियां याद है ना, एमकेएस पद्धति में पूछा जाए तो आप कहेंगे एमकेएस पद्धति में क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। क्लियर ये बात। अब देखिए मैं क्या करूं, एम्पियर सेकेंड और कूलाम में रिलेशन निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, मैं यहां पे क्या करता हूं, I का मान 1 रख देता हूं, T का मान 1 रख देता हूं और Q का मान भी 1 रख देता हूं। यानी यहां पे Q का मान 1 रखा तो 1 कूलाम हो गया, I का मान 1 रखा तो 1 एम्पियर हो गया और T का मान 1 रखा तो क्या हो गया, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया, 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर 1 सेकेंड। आप इसको अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं। जब आपको सूत्र बनाना आ जाता है, सूत्र गणितीय भाषा में लिखा हुआ है, तो इसको हम फिजिक्स के भाषा में भी कह सकते हैं, फिजिक्स के अंदर भी बोल सकते हैं, थ्योरेटिकल भी बोल सकते हैं। कैसे बोलोगे बताइए, इसको मुझे क्या करना है, डेफिनेशन बनाना है। तो कैसे, क्या कर रहे हैं, 1 एम्पियर धारा बहा रहे हैं, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कितने समय तक, 1 सेकंड तक। तो आवेश कितना मिल रहा है, 1 कूलाम। बस इसी चीज को लिख दीजिए कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उत्पन्न आवेश का मान कितना होता है, 1 कूलाम होता है। कितना होता है, 1 कूलाम होता है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे किससे दिखाएंगे, सी से। कूलाम को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, सी से। बस ये इसका मात्रक आ गया, ऐसा यूनिट में आ गया और अपने पास एमकेएस यूनिट में इसका मात्रक आ गया। चलिए देखते हैं सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम। इसे स्थिर विद्युत इकाई, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं ESU, ये भी कहते हैं। और सबसे पहले इसको बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और उनके नाम से इनका नाम पड़ गया फ्रैंकलिन। इसका मात्रक का नाम क्या हो गया, फ्रैंकलिन। तो सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, चलिए इसका मान अगर देखना चाहते हैं कि 1 कूलाम का मान कितना होगा, तो 1 कूलाम का मान होता है 3 × 10⁹ ESU। देखिए बड़ा कौन है, कूलाम बड़ा है या ESU बड़ा है, बताइए कूलाम बड़ा है या ESU बड़ा है। तो आप कहोगे ESU कूलाम की तुलना में छोटा है, कूलाम ESU से काफी बड़ा है। कूलाम क्या है, ESU से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो सीधी सी बात, ये कैसा मात्रक हो गया, छोटा मात्रक है। ये मात्रक क्या हो गया, छोटा मात्रक हो गया कूलाम की तुलना में। ये बात भी समझ में आ गई। और छोटे मात्रकों की बात करें तो आप देखो, मापन की विधि देखी थी ना आपने, जैसे अपन किसी वजन को तोलने जाते हैं तो वहां क्या करते हो आप, किलोग्राम में भी ले सकते हो, और नीचे आइए ग्राम में, और नीचे आइए मिलीग्राम में। ठीक है, और ऊपर अगर जाने की बात करूं, किलोग्राम से ऊपर जाओ, आप कहोगे सर टन, क्विंटल, ऐसे तोलते हैं ना। ऐसे इसको मापन किया जा सकता है, ऊपर भी जाया जा सकता है और नीचे भी आया जा सकता है। तो छोटे मापन की बात करूं तो हम इसको मिलीग्राम भी कह, मिलीग्राम जैसे वहां कहा ना, वैसे यहाँ पे मिली कूलाम कह सकते हैं। तो मिली कूलाम के लिए क्या होगा, 10⁻³ कूलाम। ये क्या हो गया, मिली कूलाम के लिए हो गया। इसको आप क्या कहेंगे, मिली कूलाम कहेंगे, मिली कूलाम। और छोटा करना चाहता हूं तो क्या करूं, तो ये लिखा हुआ है अपने पास माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम के लिए 10⁻⁻⁶, माइक्रो कूलाम के लिए 10⁻⁻⁶। ऐसे ही नैनो कूलाम के लिए क्या लेंगे आप, 10⁻⁻⁹ यूज करेंगे, 10⁻⁻⁹। और पिको कूलाम के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻12 कूलाम। याद रखना, मिली के लिए 10⁻⁻3, माइक्रो के लिए 10⁻⁻⁶, नैनो के लिए 10⁻⁹ और पिको के लिए
-12 का प्रयोग करना होता है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं काम आती रहेगी। क्लियर? ये तो छोटे मान थे। अगर मैं बड़े मान की बात करूं तो फेराडे है। कूलाम के बाद कूलाम का बड़ा मान देखना चाहें आवेश का, वो क्या है? फेराडे है। और एक फेराडे में 96500 कूलाम होता है, 96,500 कूलाम होता है। ये बहुत बड़ा मात्रक होता है, तो ध्यान रखेंगे आप। छोटा मात्रक भी और बड़ा मात्रक भी, मात्रक के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप बता देंगे। कई बार कन्वर्ट करने के काम भी आता है, आंकिक प्रश्न भी इसी की सहायता से हल होते हैं। तो ये बात अपने क्लियर हो गई। मात्रक देख लिया हमने, आवेश क्या था वो देख लिया, आवेश के उदाहरण देख लिए, आवेश का मात्रक देख लिया। जब भी हम फिजिक्स पढ़ने जाते हैं तो वहां पे विमा की चर्चा जरूर होती है कि विमा क्या होगी, डायमेंशंस क्या होगी। तो चलिए हम विमा भी निकाल लेते हैं। बिल्कुल आसान है विमा निकालना। अगर ये वाला सूत्र आपको याद हो गया है तो Q बराबर IT हो गया ना, I बराबर Q/T होता है ना, तो उससे हमने ले लिया Q बराबर IT। बस आपको इनकी विमा पता होनी चाहिए, किसकी? I की और T की। I की और T की विमा पता होनी चाहिए, ये तो सबको पता है। धारा की जो विमा होती है I क्या होती है? एम्पियर यानी A, और समय की क्या होती है? सेकंड, T यानी सेकंड। बस हो गया आपके पास। I की जो विमा थी वो था A, और T की जो विमा थी सेकंड में लिखते हैं, जिसको T में ही दिखाते हैं। और घात क्या लगा लेते हैं? घात 1 लगा लेते हैं, क्योंकि 1 है ये दिखाने के लिए। तो बस आपकी ये विमा बन गई। यहां पे I का A ले लेंगे, समय का T ले लेंगे, M और L नहीं है इसलिए M0 L0 लेंगे। शॉर्ट में आप इसको TA लिख सकते हैं, लेकिन सही लिखने का तरीका तो बच्चों यही है, M0 L0 T की घात 1 और A की घात 1, ये सही लिखने का तरीका है। तो आप जब भी लिखें, पूरे नंबर चाहिए तो आप यूं ही लिख के आना, M की घात 0, L की घात 0, T की घात 1 और A की घात 1। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो अब आपने क्या देखा? आवेश समझ गए, आवेश क्या होता है, क्यों होता है ये भी पता चल गया। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश होता है, कैसे हो रहा था ये भी देख लिया। रगड़ने से, घिसने से, और भी तरीके हम आगे की कक्षाओं में या अगले वीडियो में देखेंगे। आवेश उत्पन्न करने की बहुत सारी विधियां होती हैं, ये चीजें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आवेश होता कितने प्रकार का है। जो आवेश है वो कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों मुख्यतः आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये नाम दिया था धनावेश और ऋणावेश। उन्होंने क्या देखा कि अगर एक ही जाति के सहजातीय आवेश थे, उनको पास पास लाया गया। सहजातीय आवेश थे, मान लो इसमें दोनों में सहजातीय आवेश हैं, एक जैसे ही हैं। जब इनको हम पास लाने की कोशिश की, पास नहीं आए, क्या हुआ? दूर भागने लग गए। पास नहीं आए, क्या हुआ? दूर भागने लग गए। यानी इसमें क्या हो रहा था? प्रतिकर्षण हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था? प्रतिकर्षण। और जैसे हमने विपरीत आवेश लेके आए, विपरीत आवेश ले आए, तो ये बिल्कुल आकर्षित होने लग गए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वहां पे ये भी एक चीज नोट किया था कि विपरीत आवेश एक दूसरे को नष्ट भी कर रहे थे, यानी उसका प्रभाव क्या कर रहे थे? खत्म कर रहे थे। तो उनकी बात समझ में आ गई कि प्रभाव समाप्त तो तभी हो सकता है जब एक धनात्मक हो और एक क्या हो? ऋणात्मक हो। एक धनात्मक हो, एक ऋणात्मक हो, तभी प्रभाव समाप्त हो सकता है। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नाम रखा, एक का नाम धनात्मक दे दिया और एक का नाम ऋणात्मक दे दिया। धन आवेश को हम आगे चलते हुए कई बार Q प्लस Q और ऋणावेश को माइनस Q भी लिखते हैं, या इस तरह भी लिखते हैं प्लस VE और माइनस VE। ये लिखने का तरीका है। ये क्या है आपके पास? लिखने का तरीका है, धनावेश और ऋणावेश। ये बात आपके समझ में आई गई। अगर 2 समान आवेश प्रकृति के यानी प्लस के ले लिए जाएं, ये 2 प्लस प्लस के ले लें, तो क्या होगा? इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ऐसे ही 2 माइनस का लूंगा तब भी क्या होगा? प्रतिकर्षण ही होगा। इस वक्त क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, यानी एक दूसरे को दूर दूर हटाएंगे। और जब एक प्लस का ले लूं और एक माइनस का ले लूं, तो इस वक्त क्या होगा? इस वक्त इनमें आकर्षण होगा। हालांकि इसके बारे में डिटेल में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, आवेश आज इतना ही। आगे पढ़ने के लिए कि आवेश के गुण क्या होंगे, आवेश में और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, इसके लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।